Hello students, most important topic for यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ, पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसे बायो सावर्ट का नियम भी कहते हैं। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, नया डेरिवेशन। स्टूडेंट्स, हम आपको फिर एक बार बता रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अकॉर्डिंग मी, मेरे अनुसार इसे एग्जाम में आना ही चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने इसके लिए चित्र बनाया है। जो डेरिवेशन हम करेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जो बायो सावर्ट का नियम है वो है किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसमें कुंडली नहीं थी, सीधा तार था, और इसमें किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तभी उसको बोलेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर प्रत्येक जगह लगभग एक समान होता है। हम आपको पिछले टॉपिक में समझाए थे, आज हम फिर बता रहे, जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है अर्थात जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये है क्या चीज। डियर स्टूडेंट्स, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। साधारण भाषा में इसी प्रकार से बोल देते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। ऐसे भी बोल देते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर, यदि हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से लटकाएं तो उस चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसकी वजह से वो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हम आपको बताते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रियल में है क्या। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बहुत थोड़ा सा अंतर है। पिछले टॉपिक में हम बताए थे, इसमें फिर बता दे रहे हैं कि जैसे कोई चालक पदार्थ है, कोई वस्तु है, चालक है, आप इसी को मान लीजिए, और ये स्थिर है किसी टेबल वगैरह पर, और इस पर कोई आवेश समान रूप से वितरित है, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। इस स्थिर वस्तु पर आवेश स्थिर है, तब इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक में आवेश प्रवाह की स्थिति में होता है, इन फ्लुएंसी में आवेश जब गतिमान होता है, जब आवेश प्रवाहित हो रहा होता है, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम बी से प्रकट करते हैं, ए बी वाली कैपिटल बी। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक भी बहुत सारे हैं, अभी हम बताएंगे, जैसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और स्टेड, और एक छोटा मात्रक गॉस भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इस कुंडली में, जो कि किसी चालक पदार्थ की बनी है,
किसी तार को मोड़कर बना दिया गया है। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तब इसे हम बोल देंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली। और जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित होने का मतलब ही है कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा से जिस दिशा की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह माना जाता है। विद्युत धारा तभी है जब आवेश प्रवाहित हो रहा है, और आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हमको ज्ञात क्या करना है, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण इसके केंद्र O पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, हमने किसी तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है जिसकी त्रिज्या है R। समझ लीजिए, किसी तार को मोड़कर, किसी चालक तार को मोड़कर R त्रिज्या की ये वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। इस कुंडली में I एम्पियर की I ये I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित हो रही तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होना स्वाभाविक सी बात है। इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस कुंडली को असंख्य यानी कि बहुत से छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित हुआ माना जा सकता है। मान लिया हमने भी, और उनमें से एक अल्पांश है ये डेल्टा एल। ये लिखा है ना अल्पांश, छोटा सा खंड, छोटा सा अंश, अल्प अंश। एक अल्पांश मान लिया डेल्टा एल। इस तरीके से इस कुंडली में बहुत से अल्पांश हैं। तो सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले इस अल्पांश डेल्टा एल के कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V निकालेंगे, और संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र है ये B। तो बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार डेल्टा L अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, सीधा सीधा सूत्र भी लिखा जा सकता है, डेल्टा V इक्वल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं कि ये लिखा कैसे गया। जो बायो-सावर्ट का नियम है उसमें इस तरीके का एक तार था, एक इस तरीके से अल्पांश ले लिया था, और यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P था जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V था इस अल्पांश डेल्टा L के कारण। ये दूरी R थी, ये थीटा था, और इसमें जो प्रवाहित धारा थी वो I थी। ये कोई धारावाही चालक था इस तरीके से। तब इस अल्पांश, ये जो अल्पांश लिया था, इस धारावाही चालक का जो अल्पांश लिया था जिसकी लंबाई ये डेल्टा L है, इसके कारण R दूरी पर जो बिंदु P था वहां पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती था। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B इस अल्पांश की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती था। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती था, यानी कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल साइन थीटा। और चौथी बात, जो ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा V था वो अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। इन चारों समीकरणों को मिला दिया गया था तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसमें जब प्रोपोर्शनल को हटा दिया गया तो डेल्टा B इक्वल टू हो गया था म्यू 0 अपॉन 4 पाई
आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये बायो सावर्ट के नियम के अनुसार था। अब जरा देखिए वही सिचुएशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर है। अल्पांश है डेल्टा एल। इस अल्पांश डेल्टा एल की वजह से हमें केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है डेल्टा V। यहां से यहां तक की दूरी भी r है, तो सेम फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं अल्पांश डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम से डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या और स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझ लीजिए कि ये डेरिवेशन की शुरुआत कहाँ से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में, जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र या कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान रहता है। तो सबसे पहले किसी चालक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस धारावाही कुंडली को अनेक अल्पांशों में विभाजित किया हुआ माना जा सकता है। तो एक अल्पांश डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम से ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो थीटा है वो इस अल्पांश की लंबाई और इस अल्पांश से केंद्र O को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है ये थीटा। चूंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या सदैव परिधि पर लंबवत होती है प्रत्येक जगह। जैसे अगर ये हम वृत्त खींच लें और ये सेंट्रल है, तो ये अगर हम त्रिज्या खींच देते हैं तो ये भी कोण 90 है, इधर भी 90 है, ये भी 90, हर जगह ये कोण 90 ही होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि त्रिज्या सदैव परिधि पर लंबवत होती है, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चूंकि त्रिज्या सदैव परिधि पर
लंबवत होती है, अतः थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और मात्रक लिख दिया हमने ये टेस्ला। चूंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लॉग किए ले रहे हैं और मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या और स्टेड कुछ भी लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये डेल्टा वी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र आया है इस अल्पांश डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र है ये। अब सबसे अहम बात, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी इस अल्पांश डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस अल्पांश डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लंबवत ऊपर की ओर होगी, इस तरीके से, ऐसे बोर्ड के ऊपर की ओर, बोर्ड के लंबवत, जिस तरीके से हमारा ये पेन है, इस तरीके से। ऐसा होता क्यों है? आपने दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 पढ़ा होगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या है? अब जरा समझ लीजिए। हम अपने दाएं हाथ को इस तरीके से फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां और अंगूठा ये परस्पर लंबवत रहें। तो हमको करना क्या है, इस अंगूठे को पहली शर्त क्या है कि अंगुलियां और अंगूठा लंबवत रहे। ऐसे नहीं करना है, आशीर्वाद जैसे नहीं देना है, इस तरीके से करना है, ऐसे। अंगूठा जो है, अंगूठा ये धारा की दिशा में कर लेना है। एक बात याद कर लीजिए, अंगूठा जो है किधर करना है? धारा की दिशा में। और फैली हुई अंगुलियां उस दिशा में करनी है, उस बिंदु की ओर करनी है जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होती है, ऐसे। फिर एक बार समझिए, कोई टफ नहीं है, फोकस। ऐसा हाथ लिया इस तरीके से, कैसे कर लीजिए। अंगूठा किधर रखना है? धारा की दिशा में। अंगुलियां किधर रखनी है? उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? हथेली के लंबवत ऊपर की ओर। अब जरा हम बताते हैं कि इसमें इस नियम का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अंगूठा किधर करना है? धारा की दिशा में। फिर फैली हुई अंगुलियां किधर करनी है? उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। देखिएगा, यहां पर देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा हमको सूटेबल पड़ेगा ना, हाथ उल्टा सीधा करना पड़ेगा, बाद में समझाते हैं इसको। धारा किधर प्रवाहित हो रही? इधर को। तो इसकी दिशा में क्या कर लें हम? अंगूठा
और किस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु बी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस नहीं, बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इधर हम क्या कर लेंगे, फैली हुई अंगुलियां। तो देखिए ये तो हमने कर लिया, इधर अंगूठा धारा की दिशा में, धारा इधर ही तो जा रही है, धारा की दिशा में अंगूठा, और फैली हुई अंगुलियां कर ली उस केंद्र की ओर, जहां पर, उस बिंदु की ओर जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो अंगूठा धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां केंद्र की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से हो जाएगा बाहर की ओर। तो इसीलिए यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, इस प्रकार से, ऐसे। अंगूठा जो है धारा की दिशा में, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर, तो इस तरीके से, इस तरीके से। कहीं पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर लगाना चाहें तब भी वही स्थिति होगी, यहां पे लगाना चाहें तब भी, यहां पे लगाना चाहें तब भी। तो इस अल्पांश के कारण केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो तो ये है, डेल्टा V बराबर μ0/4πi डेल्टा L/r²। इस अल्पांश के कारण जो केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा, उसका डायरेक्शन धारावाही कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा, इस तरीके से। चूंकि इस धारावाही कुंडली को हमने सैकड़ों अल्पांशों में विभाजित किया हुआ माना है। यहां पर दूसरा अल्पांश, तीसरा अल्पांश, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से। तो प्रत्येक अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र इतना ही होगा। दूसरी बात, प्रत्येक अल्पांश के कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, उस सभी की दिशा धारावाही कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए ये एक अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, और अब हम क्या निकालेंगे, समस्त वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, दूसरे के कारण भी इतना ही आएगा, तीसरे के कारण भी इतना ही आएगा, चौथे के कारण भी इतना ही आएगा, 50वें के कारण भी इतना ही आएगा, इसमें जितने हैं सबके कारण इतना ही आएगा। तो पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण जब केंद्र O पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे B, तो वो हो जाएगा सिग्मा डेल्टा V। जी हाँ, समांतर माध्य वाला। तो उसमें ये सभी अल्पांशों के कारण केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उन सबको यदि हम जोड़ दें तो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अतः वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डेल्टा B। ओके, तो B इक्वल टू सिग्मा डेल्टा B की हम ये वैल्यू लगा रहे हैं, μ0/4π I डेल्टा L अपॉन r², और मात्रक ये टेस्ला। ये इस प्रकार से हो जाएगा μ0/4π I अपॉन r²
सिग्मा डेल्टा एल, और मात्रक अब की बार चेंज करके मात्रक लिख दे रहे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब जरा देखिए सिग्मा डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या चीज है? एक अल्पांश की लंबाई। डेल्टा एल क्या है? एक अल्पांश की लंबाई। और सिग्मा डेल्टा एल सभी अल्पांशों का योग, और जब हम सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली। ये, और आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। तो ये सिग्मा डेल्टा एल किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर के। चूंकि सिग्मा डेल्टा एल इक्वल टू 2 पाई आर। स्टूडेंट्स अब ऊपर लिखते हैं इस तरीके से यहां पर, तो B इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई I/r², और सिग्मा डेल्टा एल की जगह 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये पाई से ये पाई कट जाएगा, आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये लो 2 दूनी 4, पाई से कट गई पाई और आर से ये, तो B इक्वल टू क्या बचा? μ0I/2r। मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और हम इसे टेस्ला भी लिख सकते हैं, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखा जा सकता है, जो आपको पसंद हो, जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा, यदि और स्टेट भी लिख सकते हैं इसको, मात्रक को, यदि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में यदि तार के n फेरे हों तो B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू हो जाएगा μ0NI/2r, और मात्रक जो मर्जी हो इनमें से लिख सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जब क्या 2r व्यास के बराबर होगा कुंडली के, चूंकि यदि कुंडली का व्यास कैपिटल D हो तो D बराबर क्या हो जाएगा? 2r। तब चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा μ0NI/D, और मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम आपको एक बात बता दें, जो चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक होते हैं वो हम लिख रहे हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, अथवा न्यूटन
प्रति एम्पियर मीटर अथवा टेस्ला अथवा और स्टेट, और एक मात्रक इसका गॉस भी है, गॉस लेकिन छोटा मात्रक है, एक गॉस, ये 4 बराबर के मात्रक हैं। गॉस के अलावा जो शेष 4 लिखे हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला और स्टेट, ये बराबर बराबर के हैं। गॉस छोटा मात्रक है, एक गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या और स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा पूरा हुआ। इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पर समझाना चाहेंगे। B = μ0 Ni/d वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? देखिए जरा, ये ऐसे प्रवाहित हो रही है, और जब गति इस प्रकार से होती है तो वो होती है वामावर्त। जी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जब कुंडली में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, धारा की दिशा वामावर्त है, तब वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ये जो है ना व्हाइट बोर्ड, इसके तल के लंबवत ऊपर की ओर, बाहर की ओर। कारण वही है क्योंकि दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। नियम नंबर 1 के अनुसार हम हथेली, हाथ के अंगूठे को और अंगुलियों को लंबवत इस तरीके से फैला लें कि ये बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, और अंगूठा को किधर कर लें? धारा की दिशा में, और फैली हुई अंगुलियां किधर कर लें? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र जिस बिंदु पे ज्ञात करना है उस बिंदु की ओर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी, इस तरीके से। धारा इधर है तो यहाँ पर धारा की दिशा में अंगूठा और फैली हुई अंगुलियां इस केंद्र की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर। यानी कि इस धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, इस तरीके से जैसे हमने ये मार्कर रख रखा है। यदि इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में हो। देखिए जरा, मान लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग डेरिवेशन हमारा फिगर यही है, मान लीजिए कि अगर धारा की दिशा ये है, ये इस तरीके से घड़ी की सुइयों की दिशा में, क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त हिंदी में। अगर आप दक्षिणावर्त वामावर्त स्टूडेंट्स बहुत बार भूलते हैं, तो आप एक चीज याद रखिए, इनकी इंग्लिश याद कीजिए। दक्षिणावर्त को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं सबको पता है। बची वामावर्त, वो एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चाल हो, वो वामावर्त। जब पहले तो ये वामावर्त ही धारा प्रवाहित हो रही, अब धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। धारा अगर इस तरीके से प्रवाहित हो रही है तो डेरिवेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इस तरीके से है, तो क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? कोई बात नहीं, धारा की दिशा में हमको क्या करना है? हमारे पास हथेली है ना, सीधा हाथ है ना, धारा की दिशा में क्या करना है? अंगूठा और फैली हुई अंगुलियां किधर करनी है? उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो जरा देखिए, अब हमने अंगूठा इधर कर लिया और फैली हुई अंगुलियां किधर कर ली? उस केंद्र की ओर। अब हमारी हथेली किधर हो गई? उस साइड, बोर्ड की तरफ। तो धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस तरीके से, ऐसे नीचे की ओर, पेन की दिशा में, इस मार्कर की दिशा में। देखिए, धारा की दिशा में हमने अंगूठा कर लिया और केंद्र की तरफ क्या कर ली? अंगुलियां। ऐसी दिशा में जब कुंडली में धारा जो है दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रही हो,
क्लॉकवाइज हो तब के लिए है फैली हुई उंगलियां केंद्र की ओर और अंगूठा जो है धारा की दिशा में। तो इस तरीके से हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इस प्रकार से होगी, यानी कि कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर या व्हाइट बोर्ड के नीचे की ओर अंदर की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि इसमें प्रवाहित धारा दक्षिणावर्त है तो। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अकॉर्डिंग में ये बोर्ड परीक्षा में आना जरूर चाहिए, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।